जो इस बार का मेरा चल रहा है मिशन 100% फिजिकल। पिछले सब बार का रिकॉर्ड तोड़ते इस बार पूरे मेहनत से मैं लगा हुआ हूं कि बच्चों का 100% कैसे आए। चैप्टर 1 का अभी तक मैंने 140 बना दिया है। चैप्टर 1 का सारा 192 जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो सारा बना दिया है। आज चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव 170 ऑब्जेक्टिव है। इसमें लास्ट के जो 10 ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा वो सबसे ज्यादा रिपीटेड है। सबसे ज्यादा रिपीटेड जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है उसको बोनस के रूप में मैंने लास्ट 10 तक रखा है। अगर आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव इसी के बहाने ये पूरा चैप्टर का कंसेप्ट भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या कैसे तो 1 शॉट में मैं ठीक से बताऊंगा आराम से। और फिलहाल जो है बिना टाइम वेस्ट के सारे ऑब्जेक्टिव देख लीजिए आप लोग। तो अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव। Which posture deformity is characterized by the complete absence of the longitudinal arc of the foot? तो आप longitudinal arc मतलब ये arc, longitudinal arc बीच में नहीं है कुछ, यानी पैर का नीचे का सीधा भाग में इधर कुछ दबाव नहीं है तो वो है फ्लैट फुट। ठीक है, आपको ना मेन क्वेश्चन और मेन आंसर देख लेना है, उसका कंसेप्ट बनाना है। हो सकता है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो, जो ऑप्शंस है वो इधर उधर हो या जो ऑप्शन इसमें नहीं हो, लेकिन सही तो याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के बहाने अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा। मैंने बार बार मैं इस बार कह रहा हूं कि अधिकतर जो बच्चे हैं उनका ऑब्जेक्टिव में ही कटता है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को ठीक रखिएगा और थोड़ा सा इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर सेंटेंस फॉर्मेशन होता है तो आप आराम से बना लीजिएगा। आगे बढ़ते रहते हैं। द टो क्रॉल एक्सरसाइज इज स्पेसिफिक करेक्टिव मेजर फॉर विच डिफॉर्मिटी? टो क्रॉल, टो पे जब भी चलेंगे, टो पे क्रॉल करेंगे तो ये सबसे क्या ठीक होगा? तो फ्लैट फुट। काइफोसिस, देखिए काइफोसिस बोलिए या किफोसिस बोलिए, वहां आपको स्पेलिंग याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन वहां कोई नहीं देखेगा। काइफोसिस कॉमनली नोन एज हॉलो बैक, सोए बैक, तो इसको राउंड अपर बैक भी कहते हैं किफोसी को, और इसको यहां पर नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बताता हूं, उसको हंच बैक भी कहते हैं। ऊपर वाले को हंच बैक, नीचे लॉर्डोसिस को हॉलो बैक बोलते हैं। ठीक है, उसको स्वे बैक भी बोला जाता है नीचे वाले को। स्वे बैक और होलो बैक नीचे वाले को, यानी जो लॉर्डोसिस नीचे से लुम्बर रीजन, उसको LUMB लिम्बर रीजन में, जो नीचे के रीजन में अगर होता है तो वो हो गया लॉर्डोसिस, ऊपर वाला हो गया किफोसिस। Which region of the spine is primarily affected by lordosis? तो यहां आ ही गया, मैंने कहा था लिम्बर LUMB है, लुम्बर यहां आ गया तुरंत। A lateral sideways curvature of the spine is known as scoliosis. अब देखिए यहां पर शायद मैंने छोड़ दिया है लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं, क्योंकि इसलिए मैंने कहा था आप में मुझे मेरा ये वीडियो देखिए तो क्या होगा, कुछ छूटा भी होगा तो मेरे दिमाग में आएगा तो बताते चला जाऊंगा। नीचे से मुड़ा लॉर्डोसिस, आगे की ओर होलो बैक हो गया। साइडवर्ड कर्व हुआ तो स्कोलियोसिस, ऊपर से आया तो किफोसिस। ये तीनों को मिला के स्पाइनल कर्वेचर कहते हैं। हो सकता है आगे हो, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने कितना कितना सब चीज लिखा है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो यहां मैं क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि एक बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि विच अमंग दिस इज स्पाइनल कर्वेचर। तो तीन ही है, किफोसिस, लॉर्डोस्कोसिस। एक और है किफोलोडोसिस जो कि हटा दिया गया। किफोलोडोसिस मतलब कि जब आगे झुक गया और पीछे भी झुक गया तो किफोलोडोसिस, वो पहले था, अभी हटा दिया गया। याद रखिए एक चीज और कि आपको सिलेबस जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आपका क्वेश्चन कोई आएगा बोलता सर ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप का नहीं, वो सिलेबस रिलेटेड जरूर रहता है और आपको आंसर हमेशा सिलेबस रिलेटेड ही देना है। आपको कुछ और कहीं और कुछ पढ़े हैं वो नहीं देना है। आपके सिलेबस में जो आसन है, आपके सिलेबस में जो चीजें हैं करेक्टिव में, आपके सिलेबस में पोस्चर डिफॉर्मिटी 7 ही है। हमारे सिलेबस में 7 पोस्चर डिफॉर्मिटी है। सबसे नीचे फ्लैट फुट, उसके ऊपर नी पर 2, नी अगर टच कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है इरेक्ट खड़े होने पर, और नीचे का एंकल दूर रह जा रहा है, वहां ऐसे अगर शेप है तो ये हो गया नॉक नीच। और अगर नी नॉर्मली दूर है, अवे है, अपार्ट है, तो वो हो गया बोलेक्स या रिकेट्स। बोलेक्स, और उसका जैसे ऊपर आया तो नीचे का रीजन लॉर्डोसिस, फिर स्कोलियोसिस, फिर किफोसिस, और शोल्डर अगर एबनॉर्मली आगे हो गया है, फॉरवर्ड साइड बेंट हो गया शोल्डर दोनों, तो हो गया राउंड शोल्डर। यही 7 डिफॉर्मिटी है। तो आपको सिलेबस से स्टिक रहना हमेशा। अब गेनुवेरम इज टेक्निकल टर्म फॉर्म। गेनुवेरम बोले और इसका अल्टा द गेनुवेल्गम। वेल्गम होता है नॉक नीज।
सॉरी ऊपर में था। छठा, गेनु वेलगम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच कंडीशन, तो नॉक नीज और गेनु वेरम, वेलगम वेरम देख लीजिएगा, इसको ना रिलेट कर लीजिएगा कि वेलगम यानी कि आपका नीज सट रहा है, बेलगाम होके सट रहा है, तो गेनु वेलगम। दो दोस्त था, दोनों का नाम गेनु था, एक का नीज सटता था वेलगम, और वेरम दोनों में पटता नहीं था, दूर दूर रहने लगा तो वेरम। तो इसको रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार ये भी रिपीटेडली पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज नॉक नीज, नॉक नीज। अब देखिए इसी बहाने ऑब्जेक्टिव बहाने आपका सब्जेक्टिव तैयार हो गया। यहां पर देखिए ओवरवेट और ओबेसिटी, ये भी एक कारण है नॉक नीज का। लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये दोनों में है, ये दोनों में है। ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों में है, किसमें, गेनु वेलगम के लिए, गेनु वेरम के लिए भी, यानी कि नॉक नीज के लिए भी और बोलेक्स के लिए भी, ये सब है। और क्रोनिक रिकेट्स, बहुत ज्यादा क्रोनिक रिकेट्स अगर हुआ तो क्या होता है ना, हड्डी का जॉइंट कमजोर, तो वो उधर भी सट सकता है, इधर भी सट सकता है। वैसे तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, तो ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए एक चीज और, क्रोनिक रिकेट्स मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी आपको लगेगा कि दो तो होगा ही होगा, यानी तीसरा आपको भले मालूम चाहे नहीं मालूम है वो भी हो, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव जब आ गया, या ए एंड बी अगर रहता तब हम लोग ए बी करते, ऑल ऑफ द एबव आया, मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं से रिलेटेड है इसमें। और देखिए ये जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर लिया हुआ है वो एनसीईआरटी के बुक से लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी का जो सीबीएसई के साइट पे अवेलेबल जो बुक है उसी से अधिकतर क्वेश्चन आंसर आते हैं और उसी को मानता है सीबीएसई, इसलिए हमारा सारा क्वेश्चन आंसर उसी से है, तो वहां से लिया गया ये। और 9th नंबर क्वेश्चन है, चक्रासन एंड भुजंगासन आर मोस्ट इफेक्टिव इन करेक्टिंग। अब देखिए चक्रासन में क्या होता है, हम पीछे से ऐसे जाते हैं, यानी गर्दन पीछे की ओर जाता है। भुजंगासन में क्या होता है, प्रोन पोजीशन में हम लोग ऊपर की ओर उठते हैं, तो ये भी गर्दन पीछे की ओर उठते हैं। गर्दन जब पीछे की उठाते हैं तो रीढ़ की हड्डी का ऊपर का भाग पीछे की ओर दबता है, आगे दब गया तो किफोसिस, पीछे हो गया तो ठीक हो जाएगा। तो देखिए शायद आंसर किफोसिस ही होना चाहिए। चक्रासन और भुजंगासन आर मोस्ट इफेक्टिव इन करेक्टिंग किफोसिस, ठीक है। इन लोडोसिस द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स। लोडोसिस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे प्रेग्नेंट वीमेन भी होती हैं तो क्या होता है, उनका लोडोसिस का चांसेस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वेट जब आगे की ओर बढ़ता है, वेट जब आगे की ओर बढ़ता है तो बॉडी का बैलेंस के लिए हिप पीछे की ओर निकलता है, और इस तरह से लोडोसिस का आकार ऐसे हो जाता है थोड़ा। क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा आगे, तो आप आगे गिर जाएंगे, तो आगे गिर ना जाए तो बॉडी अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसा रीजन हो जाता है, थोड़ा शोल्डर पीछे की ओर चल जाएगा, पेट आगे की ओर, हिप पीछे की ओर, ताकि वो गिरे नहीं आदमी, तो उसके लिए लॉर्डोसिस का आकार आ जाता है। जब भी अब नॉर्मली आपका ओबेसिटी बढ़ेगा, ओवरवेट होगा, या ये लुम्बर रीजन का अगर मसल ढीला हो गया, आपका मसल लूज हो गया, तो इन सब कारणों से आपको लॉर्डोसिस हो सकता है। इन लोडो द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। Which deformity is caused by habitual overeating and lack of exercise? Habitual overeating करेंगे और lack of exercise होगा, यानी आप इंटेक ज्यादा ले रहे हैं, जल नहीं रहा है, बर्न नहीं रहा एनर्जी, तो फैट में एक्यूमुलेट होगा। और मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि असल में फैट क्या होता है, जैसे हार्ट में ब्लड पंपिंग हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, हम खा रहे हैं, डाइजेशन में फैट ज्यादा है, तो फैट के एक्यूमुलेशन का सबसे इजी जगह कहाँ है, तो स्टमक। स्टमक क्या है, एक तो हार्ट से नजदीक है, आपके जो यहाँ पाचन तंत्र वहां से नजदीक है, तो जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी को जमा करना है तो जहां पर इजीली जमा होगा वहां पर जमा हो जाता है। तो सबसे इजी जगह है पेट का पूरा, तो पेट का पूरा जो आपका मसल होता है उसके बीच में पूरा जगह होता है आराम से फैट को लेने का। इसलिए फैट इजीली सबसे पहले पेट से ही पता चलता है कि आदमी ओबीज है कि नहीं। अगर वो पूरा बैलेंस्ड और चौड़ा है तो मस्कुलर है, लेकिन अगर पेट ज्यादा है नॉर्मली अगर बॉडी के हिसाब से तो वो ओबीज है। और वहीं से शुरू होता ओबेसिटी। ओबेसिटी ही कॉज है मेन किसका, ओबेसिटी और लूज मसल, यही है कॉज आपका लॉर्डोसिस का। The use of high-heeled shoes can lead in which posture? देखिए हमेशा हाई हील जब पहनेगा ऐसे रहिएगा, पीछे से आपका हील ऊपर रहेगा,
हिल ऊपर रहेगा हमेशा, तो बॉडी वेट आगे की ओर रहेगा। जब आगे की ओर रहेगा तो अगर थोड़ा भी आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, बहुत आदमी डेली एक्सरसाइज कर रहा है तो हिल वाला प्रभाव खत्म कर लेगा, लेकिन जनरल आदमी जब हिल पे चलेगा तो बॉडी वेट आगे की ओर रहा तो ये आगे का मसल ढीला आगे की ओर झुक जाएगा और वो लॉर्डोसिस को न्योता देगा। रीडिंग इन डीम लाइट और लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग लीड्स टू, अब मान लीजिए जिसको सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है और डीम लाइट में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखने का है, सुनने का भी अगर पूछा कि अगर कम सुन रहा है तो क्या होता है, ऐसे कर सुनता है कोई भी, कम सुनता तो हमेशा लीनिंग फॉरवर्ड एबनॉर्मली, पढ़ने में दिख नहीं रहा है तो आगे क्यों झुक के, तो हमेशा एबनॉर्मली जब आगे की ओर आप हेड रखेंगे तो आपका जो अपर मोस्ट रीजन है वर्टेब्रल कॉलम का वो हमेशा प्रेशर फील करेगा। जब वो हमेशा प्रेशर फील करेगा तो बॉडी धीरे धीरे उसको उसी लायक बना देगा कि ज्यादा प्रेशर फील ना करे तो आगे झुका देगा। कभी भी कोई जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी वो एक दिन में नहीं होती है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम में अगर बैड हैबिट है आपका उठने का, बैठने का, सोने का, चलने का, फिरने का, कोई भी चीज बैड हैबिट में कर रहे हैं तो वो आपका लीड करता है इसके लिए। तो रीडिंग इन डीम लाइट एंड लीनिंग फॉरवर्ड इन रीडिंग लीड्स टू kyphosis या kyphosis, which exercise involves walking on the outer edge of the feet. आउटर एज ऑफ द फिट जब लेके चलेंगे ऐसे तो क्या होगा, इनर की ओर प्रभाव डालेगा, तो ये क्या होता है, बो लेग के करेक्शन में काम आएगा। जब भी हम ऐसा काम करेंगे जो बाहर से अंदर की ओर दबाव डालेगा तो बो लेग कम होगा। जब अंदर से, जैसे हॉर्स राइडिंग, अंदर से दबाव डालेगा, आपका जो वॉकिंग है इनवर्ड करके कर रहे हैं तो बाहर की ओर दबाव डाल रहा है। पद्मासन में बैठेंगे तो ये पैर इस पे चढ़ाए, ये इस पे चढ़ाए, दबा क्या, नी का पोर्शन, तो उसकी दूरी बढ़ेगी। सोते समय पिलो बीच में रखे, साइड हो गया, ये सब किसके लिए, नॉक नीच के लिए। और गरुड़ासन जिसमें पैर ऐसे फैलाते, पैर ऐसे करके ऐसे फैलता है तो वो क्या था, अंदर दबता है, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो है बोलेक्स ठीक होगा। तो किस चीज में बोलेंगे, किस में है, तो आपका आसन का थोड़ा जानकारी होना चाहिए। द सुपरमैन एक्सरसाइज हेल्पफुल फॉर करेक्टिंग, सुपरमैन एक्सरसाइज आप जानते होंगे, प्रोल पोजिशन में लेट के और सुपरमैन जैसा उड़ता हुआ पोजिशन, हाथ ऊपर पैर ऊपर, उसी में जब पीछे की ओर पैर पकड़े तो धनुरासन हो जाता है, धनुरासन भी वो ठीक करेगा। और जब हाथ और पैर को ऊपर उठाएंगे तो वो ठीक करेगा, क्या ठीक करेगा, तो गर्दन के ऊपर kyphosis भी ठीक करेगा और नीचे का लॉर्डोसिस भी ठीक करेगा। द सुपरमैन एक्सरसाइज इज हेल्पफुल फॉर करेक्टिंग लॉर्डोसिस, kyphosis दोनों लिखा हुआ, बोथ ए एंड बी यहां लिखा हुआ है, तो यहां पर बोथ ए एंड बी सही होगा सवाल। In scoliosis, C और S shaped curve appear in the, C और S जो है शेप किस में होता है, तो स्पाइन में होगा। सारा तो वर्टेब्रल कॉलम स्पाइन का ही डिजीज है, तो स्पाइन ऐसे हो जाता है, कभी C कभी S। S होने का कारण क्या होता है, जब आपका टिल्टेड एक तरफ है तो उसको बैलेंस करने के लिए धीरे धीरे नीचे से ऐसे मुड़ जाता है ताकि वो सेंटर ग्रेविटी बीच में रहे। तो शुरू में C होगा लेकिन प्रोलॉन्ग वे में धीरे धीरे S हो जाएगा। कारण क्या है कि वो उसको मैनेज करने के लिए धीरे से ऐसे मुड़ जाता है, तो सी हल्का हल्का धीरे धीरे एस जैसा हो जाता है। तो सी या एस दोनों स्कोलियोसिस का ही निशानी है। और ये कहाँ होता है, स्पाइन, इसीलिए स्पाइनल कर्वेचर 3 है, kyphosis, lordosis, scoliosis। Which deformity cause knees to touch while ankles remain apart। अब घुटना पहले सट गया और एंकल जो था दूर रह गया, यानी नी ऐसे है, यानी कि ये है गेनुवेल्गम यानी कि नॉक नीच। Which आसन helps in correcting lordosis। अब बहुत लोग क्या है, गेनुवेल्गम नहीं जानेंगे तो बोलेंगे अरे नॉक नीच तो ऑप्शन में ही नहीं था, हम लिखते क्या, इसलिए जानना जरूरी है। Which आसन helps in correcting lordosis। तो देखिए लॉर्डोसिस क्या है, यहां पर फैट है, तो कोई भी आसन जिससे ये दब रहा है, जैसे त्रिकोणासन, पादहस्तासन, बैठ के कर रहे पश्चिमोत्तानासन, जहां भी पेट दबने वाला कोई ऑप्शन आए, इसलिए बोल रहे हैं कि आसन जानना जरूरी है आप लोग को। क्यों जरूरी है, 2 कारण से, एक तो इस चैप्टर के तो है ही है, और तीसरा चैप्टर आपका पूरा का पूरा आसन पे ही है, जो कि अगर जानेंगे आसन तो आसान है, नहीं तो आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है वो। तो विच आसन हेल्प्स इन करेक्टिंग लॉर्डोसिस, तो दैट इज पश्चिमोत्तानासन। ऐसे आप देखते चले जाइए, इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ का लिंक, तो आप वहां से पूरा फिर से क्वेश्चन देख के एक बार आराम से रिवीजन कर लीजिएगा। मेरे साथ बने रहने का फायदा यह है कि इसके दाएं बाएं का चीज भी मैं समझाता चला जाऊंगा।
कैरिंग हैवी स्कूल बैग्स ऑन वन शोल्डर, अब एक कंधा पे बहुत दिन तक बोझ है तो रीढ़ की हड्डी का एक साइड का प्रेशर बढ़ते जा रहा है ऐसे, तो फिर पुष्पा जैसा आप हो जाएंगे, फिर एक साइड झुक जाएंगे, तो वो क्या होगा, सी और एस जैसा हो जाएगा, स्कोलियोसिस को निमंत्रण है ये। कैरिंग हैवी स्कूल बैग्स ऑन वन शोल्डर कैन कॉज तो स्कोलियोसिस, ठीक है। विच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फ्लैट फुट, फ्लैट फुट को आइडेंटिफाई करने क्या करेंगे, पैर को भिंगा लेंगे और जमीन पे डालेंगे या कोई भी व्हाइट चीज पे डालेंगे, आराम से कर्व आ जाएगा। कर्व अगर थोड़ा सा आर्क बना हुआ आया तो आपका नॉर्मल है, और नहीं आया सीधा सा आ रहा है तो फिर आप ना फ्लैट फुट है। तो वेट फुट प्रिंट टेस्ट, इसको कहा था वेट फुट प्रिंट टेस्ट, याद रखिएगा। तो विच टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई फ्लैट फुट, तो वेट यानी गीला, फुट प्रिंट टेस्ट, फुट जो नीचे का भाग है वहां का प्रिंट टेस्ट, ठीक है। द प्राइमरी कॉज ऑफ फ्लैट फुट इन चिल्ड्रन इज, प्राइमरी कॉज क्या है, तो अर्ली टाइम में अगर बच्चे को चलाने लगे और वो अबीज है तो उसका भार ज्यादा पड़ेगा तो पैर का जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा फ्लैट हो जाएगा, आर्क को बनने नहीं देगा। और आर्क बनना इसलिए जरूरी है कि जब पैर चलता है, फैलता है, सिकुड़ता है, टो पे आता है, हिल पे आता है, तो बीच में एक जगह होना चाहिए जहां से वो स्प्रिंग जैसा थोड़ा फैल सके, सिकुड़ सके, फैल सके, सिकुड़ सके, उसके लिए वो आर्क होता है। वो आर्क अगर मिट गया तो आपको ज्यादा लंबा चलने में काफ मसल्स में ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा और बहुत जल्दी काफ मसल्स जाम हो जाएगा, इसलिए आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अब 21 तक आ गए, 22 पे हम लोग आ रहे हैं। करेक्टिंग राउंड शोल्डर्स इन्वॉल्व्स स्ट्रेचिंग विच मसल ग्रुप, राउंड शोल्डर का अगर किस मसल ग्रुप को स्ट्रेच करेंगे तो होगा, तो चेस्ट का रीजन जब स्ट्रेच करेंगे ऐसे पीछे की ओर तो फायदा होगा, यानी कि पेक्टोरल्स, चेस्ट रीजन जो है उसको पीछे की ओर स्ट्रेच करने पर दोनों कंधा को, वहां से हमारा वो ठीक होता है। क्या, राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर ठीक होने की क्या है, इसको पीछे की ओर स्ट्रेच करना, बार बार इसे स्ट्रेच करना, हाथ को लेके पीछे की ओर घुमाना। तो ये विच कंडीशन इन्वॉल्व्स एन एक्सिगरेशन बैकवर्ड कर्व ऑफ द थोरैकिक स्पाइन, थोरैकिक स्पाइन। तो ये जो है थोरैकिक स्पाइन यहाँ पर ऊपर वाला होता है, नीचे ऊपर नीचे, ये थोरैकिक स्पाइन। तो ये थोरैकिक स्पाइन आगे की ओर हो गया, ये क्या है, तो कैल्फोसिस। A wide gap between the knees while the ankles touch each other indicates, तो ये बो लेग्स जो है, नी में अब नॉर्मल वाइड गैप हो गया तो बो लेग्स हो गया। Which आसन is best for increasing height and correcting general spinal posture, तो आप लोग सब जानते हैं तड़ासन। अब यहीं पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, एक है तड़ासन और एक है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। तो ये तिर्यक तड़ासन जिसका नाम है बहुत जगह, उसी को ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन कहते हैं। हाथ ऊपर उड़ गया और तान लिए, खींच दिए इधर और इधर, ये है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। चैप्टर नंबर 3 में इसको फिर से समझा दूंगा, क्योंकि वहां दोनों है, तड़ासन भी है और ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन भी है, अलग अलग बीमारी में। विच आसन इज बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग हाइट एंड करेक्टिंग जनरल स्पाइनल पोस्चर, ये हो गया। Which of the following is not a component of female athlete triad? अब देखिए फीमेल में आ गया हम, फीमेल एथलीट ट्राइड क्या है। तो फीमेल को जो, ये सबसे पहले अमेरिकन एक इंस्टीट्यूशन था, आगे शायद ऑप्शन में होगा भी वहां, तो उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि जितने भी फीमेल एथलीट्स हैं उनको 3 तरह की दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। आगे ऑप्शन में होगा एमिनोरिया, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनोरिया है, और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी शुरू हो गया तो प्राइमरी हो गया, और अगर हुआ था लेकिन 3 महीना उससे ज्यादा रुक गया है तो फिर जो है सेकेंडरी एमिनोरिया हो गया। फिर ईटिंग डिसऑर्डर, जिससे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये सब सिलेबस में आपके है, आगे आगे आ जाएगा भी। और तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन डेंसिटी आपका कम हो जाना। ये सब एक दूसरे जुड़ा भी हुआ है। जैसे आपका मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन हो जाएगा तो उसके चलते ही आपका बोन जो है वो कैल्शियम लेना कम कर देता है शरीर से, और उसके चलते फिर सब जुड़ा हुआ है आपस में। आगे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following not a component of female athlete triad? तो मैंने 3 बता ही दिया आपको। ईटिंग डिसऑर्डर है ही, जिसमें बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा है। एमिनोरिया है ही प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बता ही दिया कि है ही। तो एक ही बचा एनीमिया, तो एनीमिया इसमें नहीं है, ठीक है।
एनीमिया इसके चलते हो सकता है, लेकिन ये ट्राइड में नहीं है। तीन ही चीज है। अब देखिए इसी ऑब्जेक्टिव के बहाने आपका तीनों पता चल गया, आगे आगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में रिलेटेड होगा। प्राइमरी इम्यूनोरिया इज डिफाइंड एज, मैंने ये भी बता दी प्राइमरी इम्यूनोरिया क्या है। तो नो पीरियड एज डिस्पाइट 15 डिस्पाइट अदर प्रोबेबिलिटी साइन, बाकी प्रोबेबिलिटी साइन हो गया लेकिन शुरू नहीं हुआ है, यानी मिनार्क शुरू नहीं हुआ, डिले हो रहा है, प्राइमरी हुआ, और शुरू हो गया और 3 महीने ज्यादा गैप हो गया तो सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी इम्यूनोरिया रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ पीरियड फॉर 3 to 6 मंथ, 3 मंथ से ज्यादा अगर हो गया, 3 to 6 मंथ तक गैप हो गया, ये हो गया सेकेंडरी इम्यूनोरिया। विच ईटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व सेल्फ स्टार्वेशन एक्सट्रीम वेट लॉस। एनोरेक्सिया नर्वसा में सेल्फ स्टार्वेशन होता है। देखिए 2 तरह ईटिंग डिसऑर्डर है, याद रखिएगा आपको लिखने के लिए सब्जेक्टिव में भी। एक ईटिंग डिसऑर्डर में स्टार्वेशन होता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज भी करता है आदमी, भूखा भी रहता है, यहां तक तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन जो बुलिमिया नर्वोसा होता है उसमें क्या होता है कि जब खा लेती है एथलीट, लेडी एथलीट जब खा लेती है तो उसको एक गिल्ट फीलिंग होता है कि हम खा ले, लगता है एनर्जी हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो वो वोमिट कर देती है, इंड्यूस्ड पूरा जबरदस्ती वोमिट करती है या लैक्सेटिव लेने लगती है, तो ये हो जाता है बुलिमिया। बुलिमिया नर्वोसा ज्यादा और खतरनाक है एनोरेक्सिया नर्वोसा से भी, है तो खतरनाक, दोनों खराब है, क्योंकि दोनों में हमेशा सेल्फ स्टीम खराब रहता है, हमेशा लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा जो है साइज फिगर खराब हो रहा है, ये हमेशा बना रहता है। तो विच ईटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व सेल्फ स्टार्वेशन एक्सट्रीम वेट लॉस, तो ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा। 29 तक आपका हो गया, 30 पे चलिए। बुलिमिया नर्वोसा कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, साइकिल ऑफ बिंजिंग एंड पर्जिंग, यही है साइकिल ऑफ बिंजिंग एंड पर्जिंग, यानी कि खा तो लिए लेकिन फिर वो कर दे, साइकिल ऑफ बिंजिंग एंड पर्जिंग, हाई प्रोटीन इंटेक, और इसका मतलब वही है। ऑस्टियोपोरोसिस इन फीमेल एथलीट इज प्राइमरली कॉज्ड लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ऑस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन की कमी, और वहीं से कैल्शियम कम बॉडी बोन लेने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है एस्ट्रोजन। लो एनर्जी एबिलिटी LEA occurs when athlete sleeps too much, caloric intake insufficient for exercise, athlete drinks too much water, athletes eats too much protein। ये अभी आंसर तो नीचे होगा लेकिन ये होगा कैलोरिक इनटेक इज इनसफिशिएंट फॉर एक्सरसाइज, यही होना चाहिए। देखता हाँ वही है 32 का 32 का आंसर भी देख लीजिए, यहां पर है कैलोरिक इंटेक इनसफिशिएंट फॉर एक्सरसाइज। 33 द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल वाज, कौन है जो पहला ओलंपिक मेडल जीती थी? पीटी उषा जीते रह गई थी पहले ही इनसे, लेकिन जीती कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी सबसे पहला जीता था ये वेट लिफ्टिंग में। मिनार्क रेफर्स टू, लेकिन एक एथलीट ऐसी हैं जो 2 बार ओलंपिक में, एकमात्र एथलीट है लेडी में जो 2 बार जीत चुके हैं, आगे आएगा नाम उनका भी, PV सिंधु का नाम जरूर आएगा, ये सब एनसीईआरटी की बुक में है ये सब चीज। मिनार्क रेफर्स टू फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये आपका हो गया। द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन ओलंपिक मेडल, साक्षी मलिक कुश्ती में पहली महिला थी जिन्होंने जीता था मेडल। वुमेन्स पार्टिसिपेट ओलंपिक बिगेन टू, अब चूंकि वुमेन्स चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स है तो वुमेन का इसमें बहुत ज्यादा, चिल्ड्रन का बड़ा कम चर्चा है, वुमेन का पोस्चरल डिफॉर्मिटी और फिर वुमेन का ज्यादा चर्चा है। थोड़ा सा बच्चों को वहां तक लिमिट कर दिया है कि क्या क्या एक्सरसाइज होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें तो सारे एज ग्रुप का WHO का है। इसका बेसिक नाम तो वुमेन इन स्पोर्ट्स ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चों को बड़ा कम डाला गया है इसमें। तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन देखिए, पहला ओलंपिक जो हुआ था ना 1896 का, तो उसमें जो है कुबर्टीन ने कहा कि भाई प्राचीन ओलंपिक से हम इंस्पायर्ड है, प्राचीन ओलंपिक में वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, इसलिए पहले 1896 में नहीं कराया उन्होंने। लेकिन फिर हल्ला हो गया कि प्राचीन ओलंपिक तो सिर्फ हेलेनिक रेस से, मतलब सिर्फ ग्रीक के लोगों का होता था, पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं, और अब जमाना बदल गया है, सब लोग बराबर हो गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ा और उनको भी लगा कि नहीं ठीक है बात, ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए तो हम लोग को जो है ये सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो एक ही ओलंपिक के बाद 1900 से सबको अलाउ हो गया, और 2020 आते तक पहले तो 20% 25% ऐसे चलता था, टोक्यो ओलंपिक आते तो 49% महिलाएं, लगभग बराबर अब हो गई है फीमेल और मेल पार्टिसिपेंट्स। ये सब इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि वुमेन स्पोर्ट्स है, ये सब जुटा हुआ पूछ सकता है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन यहां हो गया 36 तक आ गया।
विच फैक्टर लिमिट्स वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया? तो लैक ऑफ रोल मॉडल, देखिए इसी बहाने बता भी दिया 2-3 पॉइंट ताकि आप सब्जेक्टिव लिख सके। लैक ऑफ रोल मॉडल्स, सोशल स्टिग्मा एंड सेफ्टी कंसर्न्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों है, यानी ये तीनों एक कारण है जो है। सेफ्टी तो बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा है मॉडल कम है। इसमें और नहीं लिखा हुआ है, लेडी कोचेज एंड लेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी है, मेल ही फीमेल को खिला रहे हैं तो उसके कारण भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऑल ऑफ द अबव ऐसे इसका है। तो ये तीनों तो पॉइंट आपको मन में रखना है, सब्जेक्टिव के लिए भी ये सब। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कैन लीड टू विच बोन कंडीशन? तो ऑस्टियोपोरोसिस। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन चलते मैंने पहले ही बताया है, इसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। द टेक्निकल टर्म फॉर द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज, देखिए टेक्निकल टर्म पेनफुल मेंस्ट्रुएशन मतलब कि डिसफंक्शन हो गया उसका, तो डिसमेनोरिया कहा जाता है उसको, डिसमेनोरिया। अब ये सब टर्म कभी कभी पूछ दे रहा है, और ऐसे टर्म याद रहा तो आपके लिए अच्छा है। जब सब्जेक्टिव लिखिएगा तो पेंसिल से, देखिए ब्लू पेन और पेंसिल ही सिर्फ यूज कीजिएगा, तो पेंसिल से मेन चीज को अंडरलाइन कर दीजिएगा, हेडिंग में डाल दीजिएगा, और आपको नंबर पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। मेनोरिया इन्वॉल्व्स, मेनोरिया किस चीज को इन्वॉल्व करता है? तो अब नॉर्मली हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग को मेनोरिया, इसको याद रखिएगा कि कोई आपने आस पड़ोस कल्पना कर लीजिए, कोई मीना नाम की लड़की जिनको ये बीमारी थी, और उसमें क्या होता था? नॉर्मली हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। Who won a silver medal in badminton at 2016 Rio Olympic? पीवी सिंधु, यही है जो 2 बार है। कहीं क्वेश्चन में आएगा, हो सकता है आगे, या नहीं तो पूछ सकता है। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स वीमेन रिड्यूस द रिस्क ऑफ विच साइकोलॉजिकल कंडीशन? जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हम लोग क्या होता है? डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान जो है मॉर्फिन, एडोर्फिन और एस्ट्रोजन, बहुत तरह के ऐसे पॉजिटिव हार्मोन छूटते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, गुड फील गुड कराते हैं। बेसिकली एंडोर्फिन, शायद आगे होगा पीवी सिंधु। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन में Which hormone is released during exercise that acts as natural mood elevator? तो एंडोर्फिन्स यहां पर आएगा नेक्स्ट। द डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या DHT, टेस्टोस्टेरोन, ये DHT जो होता है हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो मेल सेकेंडरी एक्स कैरेक्टरिस्टिक जो है, इसमें क्या होता है कि फीमेल में भी मेल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं। ये कुछ इंजेक्शन, कुछ ऐसा एनाबॉलिक स्टेरॉइड सब लेने के कारण भी, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेने के कारण भी फीमेल के अंदर ये आ सकता है। Which law या आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट्स इक्वलिटी फॉर वुमेन इन ऑल फील्ड इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स? तो आर्टिकल 14 एंड 15, आर्टिकल 14 एंड 15 याद रखिएगा, 14 और 15। व्हाट इज द प्राइमरी साइन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा? तो इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, जो मैंने पहले कहा, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, और एक साथ में कि फिगर का भी डर रहता है कि बिगड़ने का, तो ये जो है फीमेल में ज्यादा हो जाता है। सोशल प्रेशर चलते भी होता है, क्योंकि सोसाइटी चाहता है कि वीमेन ऐसे रहे। पर्जिंग एंड बुलिमिया नर्वोसा इन्वॉल्व्स सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग और यूज ऑफ लैक्सेटिव। ये मैंने पहले ही क्लियर किया था, और अब आपका देखिए यहां पर आ गया, यानी जो मैं कुछ पहले बता दे रहा हूं तो आपका एक रिकॉल भी हो जाएगा कि सर ने ये पहले बोल दिया था। अब आपका 47 तक क्लियर। फिर भी अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर ये ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया या ये क्या है, तो उसको मैं शॉर्ट में छोटा सा बना दूंगा या वहां पर क्वेश्चन का आंसर में लिख दूंगा। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन मेंटेनिंग विच लेवल ऑफ फीमेल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? तो हार्मोनल बैलेंस एंड रिड्यूस्ड क्रैम्प। जो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हार्मोनल बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते बहुत सारी बीमारियां होती हैं फीमेल में, वो नहीं होंगी, और रिड्यूस्ड क्रैम्प जो मसल में आते हैं वो नहीं आएंगे। ओलिगोमेनोरिया refers to period that occur at interval of more than, तो जैसे जनरली होता क्या है, 28 to 35 डेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हर बार आते रहना चाहिए, यही नेचुरल है। अब उससे ज्यादा अगर हो गया
तो ओलिगो जोड़ दीजिएगा, ओलिगो। अब मिनोरिया हमेशा बार बार टर्म आ ही रहा है, मेनोरिया 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 मतलब डिसऑर्डर शुरू हो गया उसका एबनॉर्मली, और उसी में आगे जुड़ा रहेगा ओलिगो या कुछ भी और। तो वो जो है आपको देखना है कि मेनोरिया के साथ यानी कि डिसऑर्डर शुरू हो गया है, डिसऑर्डर से रिलेटेड है कुछ, तो ओलिगो 35 डेज से ज्यादा। हु इज नोन एज द पायोली एक्सप्रेस, तो पीटी उषा जो है उनको पायोली एक्सप्रेस, इन्हीं को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता था एथलीट में, क्योंकि ये जो आपका एशियन गेम्स हुआ था उसमें बहुत सारे मेडल जीती थी, सैप गेम्स में लगा था उस समय, जिस समय मैचेस चल रहा था कॉमनवेल्थ सब में मेडल जीतते चले जाए थे, अभी गोल्ड, तो उन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता था एथलीट में, और इनको पायोली एक्सप्रेस भी कहा था पीटी उषा को। टमी टाइम फॉर इन्फेंट्स, अब देखिए बच्चों पे आ गए हम लोग। टमी टाइम फॉर इन्फेंट्स शुड बी डन व्हाइल द इन्फेंट इज। अब टमी टाइम कब होना चाहिए पेट पे लेटाकर खिलाने वाला, तो जब जगा रहे, सोए में उसको क्या फायदा है, तो दैट इज अवेक। व्हाट इज द टोटल रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 4। 3 to 4 जो उम्र के बच्चे हैं उनको कितना मतलब टोटल रिकमेंड है खेलने के लिए, तो मेरे समझ से इनको 2-3 घंटा जो है खेलना चाहिए, तो कहीं 2-3 घंटा 180 मिनट्स है, आगे आते हैं 52 का आंसर क्या है, हाँ 180 मिनट्स, 53 से फिर शुरू करें। टोडलर्स 1 to 2 years शुड स्पेंड एटलीस्ट हाउ मच टाइम इन एक्टिव प्ले। एक्टिव प्ले में कितना, तो वही सेम आ गया 180 मिनट याद रखिए, किसके लिए, बच्चों के लिए, उनको क्रॉलिंग करने देने के लिए, उनको इधर उधर घूमने फिरने देने के लिए, तो 180 मिनट्स ऐसे होने चाहिए दिन भर में, 1-1 घंटा 3 टाइम दे दीजिए, या तो फ्री छोड़ दीजिए थोड़ा मिनिमम, आगे ज्यादा भी कर सकते हैं आप। द प्ले फर्स्ट स्ट्रक्चर, अर्ली चाइल्डहुड में क्या, देखिए चाइल्डहुड का भी 3 स्टेज है, पहले तो इन्फेंसी पीरियड में रहते हैं बच्चे, टोडलर रहते हैं छोटे 2 साल तक, उसके बाद जो 3 से लेकर 12 तक है, तो 3 से 6 तक आपका जो है वो अर्ली बच्चे का आता है, अर्ली चाइल्डहुड। 6 से 10 तक, हाँ 3 से 6, 7 से 10 तक मिड, और 11-12 जो है लेट चाइल्डहुड में आता है। द प्ले फर्स्ट स्ट्रक्चर लेटर अप्रोच इज बेस्ट फॉर विच स्टेज, तो अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर, इन्फेंट्स कहते हैं उनको, या इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, और टोडलर्स भी कहते हैं ये लोग को, बिलो 1 ईयर शुड बी इनकरेज्ड पार्टिसिपेशन इन, तो सुपरवाइज्ड फ्लोर बेस्ड गेम, जैसे छोटे बच्चों को छोड़ दिए, आगे कुछ खिलौना रख दिए जो अट्रैक्टिव हो, उसको घिसक घिसक के जा रहा है, तो ये सब, या फिर अपना क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया, घुटने में चलना शुरू कर दिया, तो वहां पर सुपरवाइज फ्लोर बेस्ड प्ले ही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि जमीन से जमीन पे गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी, ऊपर छोड़ दिया कहीं ऊंचा जगह पे, वहां से गिरने पे चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। चिल्ड्रन एज 5 to 17 should engage at least how many minutes of moderate to vigorous activity। अब देखिए मॉडरेट एक्टिविटी वो होता है जिसमें आपका हार्ट बीट जो है जितना रेंज है उससे 20-30% तक रेंज हो रहा है, लेकिन जब विगरस जाते हैं तो 60-80% तक रेंज हो जाता है उतना परसेंट, तो वहां पर आप ज्यादा देर कर भी नहीं सकते हैं। तो मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी 60 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, अगर रहता सिर्फ मॉडरेट तो आप 120 में जाते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन एज 5 to 6 शुड इंगेज एटलीस्ट हाउ मेनी मिनट्स टू मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी, तो यहाँ 60 मिनट्स। 56 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। 57 फॉर एडल्ट्स 18 to 64, देखिए जो एनसीईआरटी में लिखा है वहां एडल्ट्स शुरू कर दिया है 18 से लेकर 64 तक, और 64 के बाद से एल्डरली पीपल को लिया है, यानी कि जो लोग भी रिटायर कर रहे हैं 60 में 4 साल तक और अभी एडल्ट में ही हैं, उसके बाद वो 65 साल से, लेकिन रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट जो 6 चैप्टर हो जाएगा वहाँ 60 से अब सबको एडल्ट एज्ड पीपल मान रहा है, और वहीं से रिकली जोन्स टेस्ट शुरू हो जाता है। फॉर एडल्ट्स 18 to 64 द रिकमेंडेड वीकली विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी ड्यूरेशन इज, तो आपका 75 to 150। अब यहाँ देखिएगा, बोलेगा बूढ़े आदमी इतना ज्यादा, सॉरी 18 to 64 इतना माने कम, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी, यानी HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग टाइप का। जब विगरस का मतलब हाई लेवल का ट्रेनिंग, तो वो ज्यादा आप कर नहीं सकते हैं, तो 75 to 150 मिनट्स भी काफी है वीकली अगर आप कर रहे हैं तो। और भी कितना 3 to 5 डेज, 7 दिन तो करना भी नहीं है। कभी भी लिखा रहेगा तो मोर देन 3 तो वहां टिक मार सकते हैं, लेकिन मोर देन 5 लिखा रहेगा तो वहां पर टिक
नहीं मारिएगा, विगरस में खासकर। हाउ मेनी डेज ए वीक शुड चिल्ड्रन 5 to 7 एंगेज इन बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज? तो मोर देन 3, यहाँ 3 और मोर डेज लिखा हुआ है तो चलेगा, 5 और मोर लिखा रहता तो नहीं चलता, क्योंकि 6 और 7 डेज लगातार कोई भी ट्रेनिंग नहीं करनी है स्पोर्ट्स में। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी फॉर एडल्ट शुड इन्वॉल्व ओनली द लेग, ओनली द आर्म, ऑल मेजर मसल ग्रुप। तो आप जो भी IQ था ठीक होगा, समझेंगे कि कभी भी किसी को अगर ठीक करना है तो टोटल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो ऑल मेजर मसल ग्रुप इसका आंसर होगा। 59 तक हम लोग पहुंच गए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब देखिए एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के आप बैठे कहीं जा रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब आप भी कुछ करके कहीं जा रहे हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो वॉकिंग और साइकिलिंग। साइकिलिंग क्या पैडल हमको खुद चला, साइकिलिंग भी वो मशीन वाला नहीं ले लीजिएगा जो खुद से चलता है, आजकल मोटर लगा साइकिल भी आ रहा है, या पीछे में थोड़ा सा प्लेट लगा, सोलर प्लेट उससे चल रहा है, वो नहीं। जब आप पैडल चलाते हैं तब वो हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब आप एक्टिव हैं तो वॉकिंग और साइकिलिंग को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सेडेंटरी बिहेवियर रेफर्स टू, सेडेंटरी मतलब कि आलस वाला, सेडेंटरी बिहेवियर रेफर्स टू सिटिंग और रिक्लाइनिंग विथ लो एनर्जी एक्सपेंडिचर, आराम से मस्त कंफर्ट जोन में। स्क्रीन टाइम इज नॉट रिकमेंडेड फॉर विच एज ग्रुप? देखिए ऐसे तो किसी के लिए स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए तो एकदम नहीं होना चाहिए। इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स अंडर 2 को तो शुरू में बताना भी नहीं है कि मोबाइल क्या चीज है, दूर से देख ले तो ठीक है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने सहूलियत के लिए, बहुत सारे नहीं, कुछ पेरेंट्स हैं, क्योंकि आजकल तो अधिकतर समझदार हो गए, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, खुद शिकायत कर रहे थे कि उनका बच्चा को शुरू में उन लोग न्यूक्लियर फैमिली में थे, पालने पोसने के लिए दिक्कत होती तो मोबाइल देते तो खुश हो जाता था। बाद में उसको ऐसी बीमारी लग गई थी कि मोबाइल के बिना नहीं रह पाता, तो मोबाइल के बाद भी जो है उसका ग्रोथ, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर दोनों बढ़ गया था। तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर ना हो, इसके लिए छोटे बच्चों को तो शुरू से मोबाइल मत दिखाया कीजिए और दिया मत कीजिए, दिया कि तो दूर से दिखा कीजिए, और ऐसे बोले खराब चीज है। आप बहुत खुश होगे हंस के, अगर कुछ रील और शॉर्ट्स देखते रहेंगे तो बच्चों को जल्दी लग जाएगी। इन्फेंट्स एंड टोडलर्स अंडर 2 को नहीं दिखाना है। What is the maximum time a 3-4-year-old should spend in front of screen? तो 1 घंटा से ज्यादा नहीं, 2 तक तो दिखाना ही नहीं है, और 3-4 साल से कुछ एजुकेशनल आप दिखाने लग गए, एंटरटेनमेंट में कुछ दिखाने लग गए, तो वो भी 1 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके ब्रेन पर, उनके आंखों पर, सब पर प्रभाव निगेटिव पड़ना शुरू हो जाता है। 63 तक हम लोग बढ़ गए हैं। 64 बैलेंस इनहेंसिंग एक्टिविटीज आर क्रूशियल फॉर विच ग्रुप टू प्रिवेंट फॉल्स? 65 साल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे दोनों ईयर्स के बीच में जो बैलेंसिंग एबिलिटी है, जो लिक्विड है, वो कम होने लगता है, बॉडी के सारे सेल्स ऑर्गन जो है तो ढीले होने लगते हैं। 65 ईयर्स, अभी ऐसे तो 35 के बाद ही कुछ सिम्टम आने लगते हैं, 30-35 आजकल थोड़ा जल्दी भी आ रहे हैं। 30-35 तक में भी हेयर जो है वाइट होने लगते, अभी हम लोग के भी हो गए हैं, क्योंकि हम लोग तो 50 क्रॉस कर गए हैं, तो चेहरे पर थोड़े थोड़े ये आने लगते हैं साइन, और मसल धीरे धीरे थोड़ा लूज होने लगता है, बोन को थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगता है सब। तो ऐसे समय में जो है आपका बैलेंसिंग गड़बड़ाने लगता है, तो वो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज जरूरी है। वृक्षासन, इस टाइप का आसन, गरुड़ासन, इस टाइप का आसन जरूरी है। और भी बहुत सारे बैलेंसिंग आसन है, वो सब बैलेंसिंग आसन, जैसे मयूरासन होता है, हाथ के बल पूरा बॉडी ले जाना, शीर्षासन, तो इस टाइप का आसन 65 ईयर से ज्यादा को तो करते ही रहना चाहिए। बैलेंस इनहेंसिंग एक्टिविटीज आर क्रूशियल फॉर विच ग्रुप टू प्रिवेंट फॉल्स? तो ओल्डर एडल्ट 65 प्लस, देखिए 18 to 64 तक एडल्ट लिया था, ओल्डर है 65 प्लस को यहाँ लिया है। एनसीईआरटी, मैंने कहा था कि मैं इस बार जो भी बना रहा हूँ एनसीईआरटी बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 1-2 बार गलती हमसे भी हुई है, दूसरे बुक से बनाया और मालूम चला कि वो आंसर को वैलिडिटी नहीं मिली। फंक्शनल बैलेंस ट्रेनिंग शुड बी डन बाय ओल्डर एडल्ट्स ऑन हाउ मेनी डेज? तो 3 और मोर डेज जहां भी लिखा रहेगा इस एक्सरसाइज में जरूर वही मारिएगा। 5 और मोर लिखा रहेगा, ऑल 7 डेज लिखा रहेगा, उसको कभी मत कीजिएगा, क्योंकि कोई एक्सरसाइज ऑल 7 डेज होता नहीं। ये सब मैं टेक्निक बता दे रहा हूं। मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी कॉज नो चेंज इन हार्ट रेट, तो होगा ही नहीं,
नोटिसेबल इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग ये होना चाहिए। कंप्लीट एग्जॉशन ये नहीं होता है, और आगे बढ़ाना होगा। और इनेबिलिटी टू स्पीक, तो ये तो हंसी वाली बात है, ये तो होगा ही नहीं। तो नोटिसेबल इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग ये आपका आंसर होगा। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो तुरंत में क्या होगा, नोटिस करने लायक इंक्रीज हार्ट बीट रेट होगा, ब्रीदिंग थोड़ी बढ़ जाएगी जब एक्सरसाइज करेंगे। तो आप 67 विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी। विगरस एक्टिविटी, जो विगरस एक्सरसाइज का उसका एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, कैजुअल वॉकिंग है तो होगा नहीं, स्ट्रेचिंग हल्का हल्का खींच रहे ये होगा नहीं, फास्ट साइकिलिंग रनिंग यही होगा, वॉशिंग डिशेज बर्तन धो रहे हैं तो सब बहुत ज्यादा नहीं आप वो करने लगेगा, ब्रीदिंग आपका तेज नहीं होने वाला, ना स्टेनिया से बहुत ज्यादा, ना आपका हार्ट बीट बहुत इंक्रीज होगा। तो फास्ट साइकिलिंग और रनिंग ये आपका होगा विगरस में आएगा। जॉगिंग भी नहीं आएगा, वॉकिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि सब आराम से होता है, रनिंग थोड़ा तेज होता है। द टर्म वॉल्यूम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रेफर्स टू, अब ये क्यों है मालूम है, ये सारा कुछ एनसीईआरटी में इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे किसको क्या कराना है तो उसमें ये सब टर्म था, तो ये सब टर्म पे ऑब्जेक्टिव आ जाता है, और ये सब टर्म जानिएगा तो सब्जेक्टिव भी ठीक लिख पाइएगा। द टर्म वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है कि टोटल कितना एक्सरसाइज किया, वो वॉल्यूम कितने देर तक कर रहे हैं और कितना जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी, कितना हार्ड लेवल कर रहे हैं वो होता है इंटेंसिटी। ये तीन चीज याद रखिएगा ट्रेनिंग में हमेशा, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, और यही सब आपस में चेंज होकर ट्रेनिंग लोड बनता है पूरा आपस में मिलकर, और यही सब में फ्रीक्वेंसी इसका बैलेंस नहीं है, ज्यादा कोई चीज हो गया बहुत ज्यादा तो वो ओवरलोड में चेंज हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 में ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में है। द टर्म वॉल्यूम ऑफ फिजिकल रेफर टू टोटल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। हाउ मच एनर्जेटिक प्ले इज रिक्वायर्ड फॉर 3 to 4 years ओल्ड डेली। 3 to 4 years के बच्चे को पहले भी इससे रिलेटेड आया था, 60 मिनट्स का टाइम चाहिए एनर्जेटिक प्ले, सिंपल प्ले नहीं, सिंपल प्ले 180 तक जाएगा सिंपल प्ले, लेकिन एनर्जेटिक प्ले 60 मिनट्स का चाहिए। ठीक है, सिंपल मूवमेंट जो कराना है बच्चों को वो तो 180 मिनट्स तक जाएगा, लेकिन एनर्जेटिक प्ले या विगरस प्ले सब 60 मिनट से ज्यादा नहीं होगा दिन भर। MET स्टैंड्स फॉर, तो इसको 70 को ऊपर कर दिया जाए यहां तक। MET स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क। जितना आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके इक्विवेलेंट आपका टास्क हो रहा है कि नहीं, दैट इज MET, यानी ये दोनों मीट कर रहा है कि नहीं, मेट कर रहा है। इस तरह से इसको रिलेट कर लीजिएगा कि हम जो मेरा मेटाबॉलिज्म है उससे हमारा एक्टिविटी मीट कर रहा है यानी मिल रहा है, दैट इज MET मेट। ऑन स्केल ऑफ 0 to 10 मॉडरेट इंटेंसिटी इज यूजुअली 5 to 6, मॉडरेट एक्टिविटी है 5 to 6, जनरल एक्टिविटी क्या होता है 3 to 5, और जब इंटेंस होगा तो 6 to 9 चल जाएगा, 7 to 9 चल जाएगा। 10 तो कभी कुछ करना ही नहीं चाहिए, 10 का मतलब हो गया 9-10 मतलब आप पूरा मैक्सिमम लिमिट पहुंच गए। ये भी कहीं कहीं बहुत विगरस में होता है कि 10 तक पहुंच गए, उससे ज्यादा MHR मैक्सिमम हार्ट रेट जो आपका 220 माइनस योर एज, तो वहां तक जब MHR चल जाता है यानी 100% चला गया तो वहां पर हार्ट कोलैप्स कर सकता है, अपने आप बॉडी रुक जाएगा। A toddler should not be kept in a high chair or stroller for more than, ऊंचे चेयर में स्ट्रॉलर जिसे चलते हैं बच्चे मदद से, उसमें कितना, तो 1 घंटे से ज्यादा उनको नहीं रखना चाहिए। विच इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो विगरस में ही मैंने पहले बताया, विगरस में ही इंक्रीज हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेजी से होता है विगरस एक्सरसाइज में। 74 रिप्लेसिंग सेडेंटरी टाइम विथ लाइट एक्टिविटी प्रोवाइड्स। जो सेडेंटरी लाइफ है आराम से जी रहे थे उसमें थोड़ा सा लाइट एक्टिविटी जोड़ देंगे अगर, तो क्या होगा, तो सम हेल्थ बेनिफिट आएगा, और अगर और आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा हेल्थ बेनिफिट आएगा। आप कुछ नहीं से कुछ पे पहुंचे तो सम हेल्थ बेनिफिट्स। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एज 0 to 5। 0 to 5 को अधिकतर क्या करना चाहिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 0 to 5 को अधिकतर क्या करना चाहिए, ये इसी में अगर 0 to 2 पूछेगा, 2 to 5 पूछेगा, तब भी यही आंसर आएगा, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल एंड प्ले, इतना ही चेक कराना है। मैं इस चैप्टर बोलता हूँ कि बच्चों के बारे में कभी पूछा या किसी के बारे में पूछा तो आप अपने अगर बोल दाएं बाएं देख लीजिए, जो आदमी फिट है वो क्या करता है, या जो आदमी थोड़ा जागरूक हो अपने बच्चे के साथ क्या कर रहा है, वही एक्टिविटीज अधिकतर लिखना। WHO भी वही सजेस्ट करता है। 76
ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, ग्रॉस मोटर जो डेवलपमेंट क्या इन्वॉल्व करता है, लार्ज मसल, ग्रॉस मोटर मतलब होता है और फाइन मोटर अलग होता है। ग्रॉस मोटर हाथ पैर का एक्टिविटी। अब आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बहुत स्किलफुल वर्क, तो वहां फाइन मोटर स्किल में आएगा। ग्रॉस मोटर मतलब हाथ पैर से जो जनरल काम कर रहे हैं। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट वॉज लार्ज मसल्स, मीन्स आर्म और लेग के जो मसल्स है उनको बिग मसल, आर्म मसल और ये आर्म और लेग के मसल्स बेसिक मसल्स हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट वॉज राइटिंग एंड ड्राइंग। राइटिंग और ड्राइंग में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पूरा चाहिए। सिर्फ एफिशिएंटली मुड़ना उड़ना जो होता है वो एजिलिटी में आ जाता है, लेकिन जब बहुत सारी चीजों को हम स्किलफुल ढंग से, रिदमिक ढंग से करना सीखने लगते हैं तो वो वहां पर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो 7 तरह के हैं लास्ट चैप्टर में, वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वहां आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड इज डिफाइंड एज द एज ऑफ 3 to 6 ईयर। अर्ली चाइल्डहुड मैंने पहले ही बताया था, 3 to 6 जो है अर्ली चाइल्डहुड। फिर 7 to 9 जो है वो आ जाएगा आपका मिड चाइल्डहुड। 10 12 जो है ये आ जाएगा। 13 से तो आप घुस जाते हैं, कहीं कहीं 14 से लिखा हुआ है, 13 से आप घुस जाते हैं एडोलेसेंट में। ऐसे WHO आप कह दिया 10 से ही, 10 से 19 तक सब एडोलेसेंट है। मिडिल चाइल्डहुड ऑकर्स बिटवीन द एजेज ऑफ, मिडिल चाइल्डहुड कहां से आता है तो यहाँ पर फिर लिखा ही हुआ है, जब 3 to 6 यहाँ तो 7 to 10 आएगा। सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, सेंसरी मोटर स्टेज जो है, जो सेंसरी मोटर स्टेज मतलब अभी सब सेंस ऑर्गन धीरे धीरे विकसित हो रहा है, वो इन्फेंसी में, छोटे बच्चों में थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखने शुरू किया, हिलने डुलने शुरू किया, तो सेंसरी मोटर एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप ड्यूरिंग विच स्टेज, पोस्चरल डिफॉर्मिटी अधिकतर चाइल्डहुड एडोलेसेंट में ही आ जाता है, क्योंकि बड़े होने तक तो बोन का जो स्ट्रक्चर बनना रहता है वो बन चुका रहता है, इसलिए चाइल्डहुड और एडोलेसेंट तक में ही जो जो परेशानी होने रहती है शुरू हो जाती है पोस्चरल डिफॉर्मिटी की। और ऐसे भी देखिए आप एडोलेसेंट खत्म होते तक तो आपका आर्मी उर्मी सब में ज्वाइनिंग शुरू होता है 18 ईयर्स से। 18 to 23 अधिकतर जितने पोस्ट हैं जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी को, जैसे 7 पोस्चरल डिफॉर्मिटी को आर्मी नहीं लेता है, आर्मी वाले नहीं लेते, तो वो सातों जो पोस्चरल जो आपको पढ़ना है तो वो सब तो 18 to 23 ईयर्स में मतलब वो जॉब के लिए आ जाते हैं। तो यानी कि बेसिकली चाइल्डहुड एडोलेसेंस में ही ये शुरू हो जाता है। उन लोग भी जानते हैं कि बाद में सब चीज स्ट्रक्चर बन चुका, तो अब वो हड्डी इधर उधर जल्दी नहीं मुड़ेगा, बशर्ते कि आप बहुत लंबे समय तक खराबी ना करें उसके साथ। विच फैक्टर अफेक्ट्स मोटर डेवलपमेंट, हेरिडिटी भी मोटर डेवलपमेंट में फैक्टर इफेक्ट करता है, मैंने उसको प्रभाव डालता है, इन्वायरमेंट प्रभाव डालता है, न्यूट्रिशन प्रभाव डालता है, ऑल द सभी इस पर प्रभाव डालते हैं। इन द, अब इसका देखिए इस प्रोनाउंसिएशन बड़ा किसी भी चीज का है ना, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो मत दीजिए कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इंग्लिश जिसका जो पढ़ा है या जैसा जो पढ़ सके, क्योंकि वहां आपको बोलना नहीं, वहां लिखना है, तो इसलिए स्पेलिंग पे जो है उस पर ध्यान दिएगा। इसको देखिए सीफा, सीफा लो कॉडल, सीफालोकॉडल पैटर्न, सीफालोकॉडल पैटर्न डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, जो सीफालोकॉडल पैटर्न है ये कहां से जाता है, तो हेड टू फीट की ओर जाता है। अब ये अधिकतर पूछता नहीं, लेकिन एक जगह एक टर्म लिखा हुआ था इसलिए इस पर मैंने क्वेश्चन बना दिया। मैंने जहां जहां लगा कि इस वर्ड से क्वेश्चन बन जाएगा वो वहां से क्वेश्चन निकाल दिया इसमें से, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि पूछेगा, लेकिन आपका एक नॉलेज बढ़ गया कि सीफालोकॉडल पैटर्न क्या होता है। एक और पैटर्न है जो कि सेंटर ऑफ बॉडी से बाहर की ओर जाता है। 83, हाँ यही आ ही गया। इन द प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी से आउटवर्ड, सेंटर ऑफ द बॉडी से आउटवर्ड आ गया, एक सिर से नीचे तक गया, तो सिर से नीचे तो सीफा याद रखिएगा, तो सिर से नीचे तो सी से सीफा है, और प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी वार जो हो रहा है सेंटर से, सेंटर ऑफ द बॉडी से शुरू हो गया प्रॉक्सी वार, तो प्रॉक्सी मोडिस्टल तो ये सेंटर ऑफ बॉडी से आउटवर्ड की ओर। स्टैटिक बैलेंस रेफर्स टू मेंटेनिंग बैलेंस वाइल, स्टैटिक बैलेंस नाम ही होगा, स्टेशनरी पोजीशन में तो स्टैटिक बैलेंस, जब दौड़ फिर रहे तो डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस रेफर्स टू द मेंटेनिंग द बैलेंस वाइल मूविंग इन मोशन। ये सब तो बच्चा सा है, ये आएगा तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी मुझे लगता है आप लोग कर लीजिएगा। एजिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू, एजिलिटी चेंज डायरेक्शन क्विकली एंड एक्यूरेटली, ये है एजिलिटी जो कि मैंने पहले बताया।
1980s के बाद एक ब्लूम नाम के एक हुए थे फिजियोलॉजिस्ट, जिन्होंने कहा कि सिर्फ ये काफी नहीं है, आपका एडेप्टेशन भी होना चाहिए, आपका 2-3 मूवमेंट को मिला के अच्छा होना चाहिए, आपका रिदम होना चाहिए। तो 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बताए। तो ये उससे पहले सिर्फ एजिलिटी नाम था स्पोर्ट्स में, वो एजिलिटी को चेंज करके वहां से कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज उसका नाम कर दिया गया 1980। द प्राइमरी, इस चैप्टर में नहीं है लेकिन रिलेटेड था, बता दिया मैंने। द प्राइमरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्स, लेकिन हाँ आपके सिलेबस में है। द प्राइमरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्स फॉर मसल रिपेयर एंड ग्रोथ इज, ये सब आप लोग जानते हैं। प्रोटीन। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ रेंज ऑफ मोशन अराउंड ए ज्वाइंट, ज्वाइंट पे ही तो का फ्लेक्सिबिलिटी, हड्डी बीच से तो मुड़ती नहीं कभी, तो जहां जहां ज्वाइंट है वहीं से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, थकान को भी, देखिए थकान तो होता है लेकिन उसको रेसिस्ट करना, उसको थकान बावजूद काम करते रहना। कोई को बोलता है ना कि खिलाड़ी को थकान कम होता है, थकान बराबर होता है सबको, लेकिन थकान को रेसिस्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं लैक्टिक एसिड बीयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो लैक्टिक एसिड तो फॉर्म हो रहा है लेकिन उसकी बीयरिंग कैपेसिटी जब बढ़ा लिया आदमी, तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होने दिए फिर भी हम काम कर सकते हैं, तो वही है एंडोरेंस। एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल और ए ग्रुप ऑफ मसल टू डू एनी वर्क फॉर ए लॉन्गर पीरियड टाइम continuously। 91 हेड आई कोऑर्डिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने पहले ही कहा ये सब है फाइन मोटर, हाथ और पैर से सिंपल काम करना, जंपिंग करना, ऐसे फेंक देना, कैच लेना, यहां तक तो ग्रॉस में आएगा। जीने के लिए जो जो हम लोग करते हैं सब ग्रॉस में आता है। कैचिंग भी, कैचिंग में प्रॉपरली करने के लिए सीखना पड़ता है। तो जीने के लिए जो जो कर रहे हैं, चलना फिरना उठना बैठना, जीने के लिए जो जो ग्रॉस मोटर काम है वो, और जहां पर सीखना पड़ेगा चीजों को वो सब है फाइन मोटर। विच एक्सरसाइज इज ए वेट बेयरिंग कैपेसिटी, देखिए स्विमिंग अपने भार को आप नहीं उठाते, पूरा पानी और इस पर चल रहे हैं। साइकिलिंग में पूरा भार आपके बॉडी पे नहीं है, आप पैडल मार रहे हैं, टायर पर भार है। लेकिन वॉकिंग में, सिटिंग में तो बैठे हुए हैं तो आधा भार तो कुर्सी लिया, लेकिन पूरा भार कब है, वॉकिंग में आपका लिए हुआ है। बोन मिनरल डेंसिटी पिक्स ड्यूरिंग विच एज, 20-30 ईयर्स में ही पिक, जितने पिक परफॉर्मर पूरी दुनिया में है इसी एज ग्रुप के हैं 20-30, क्योंकि बोन मिनरल डेंसिटी और मसल ग्रोथ सबसे ज्यादा इसी उम्र में हुआ रहता है। हम लोग भी जब लगातार नेशनल में या यूनिवर्सिटी में जब भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो एज ग्रुप यही था 20-30 ईयर्स। द फीमेल एथलीट ट्राइड कैन लीड ए हायर रिस्क ऑफ, देखिए जब आपके ना बोन का डेंसिटी कम हो जाएगा ना, तो कभी कभी क्या होता है, तेज दौड़ेगा ना तो हड्डी टूट जाएगी, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। चोट लगना नहीं टूटा, स्ट्रेस के कारण टूट जाएगा, तो वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। द फीमेल एथलीट ट्राइड कैन लीड टू ए हायर रिस्क ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर। मेल में भी हो सकता है, एक उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जाती है, तो अगर बूढ़े व्यक्ति को जर्क भी लग गया तो वो हड्डी टूट सकती है या टूट जाती है, किस लिए, बोन डेंसिटी कम हो गई है, तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। जब आउटर वुंड के कारण, आउटर स्टक कारण या कहीं भी कोलैप्स के कारण नहीं, आप अपने ही भार से टूट गया या अपने ही जड़ से टूट गया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। Who among these is a पद्मश्री अवार्डी फॉर पैरा एथलेटिक्स, ये भी एक जगह यहां पर था इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि इनका नाम एनसीईआरटी ने डाला हुआ है। मरियप्पम थंगवेलु, इनको पैरा एथलीट के रूप में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। हम लोग के जो जनरल एथलीट्स हैं हम लोग अपने देश के, उससे ज्यादा इज्जत पूरी दुनिया में अगर किसी ने बनाई है तो स्पेशल एथलीट ने और स्पेशल ओलंपिक वालों ने और पैरालंपिक वालों ने। पैरालंपिक का मेडल्स जनरल मेडल से बहुत ज़्यादा है और हम लोग को ये इनका एहसान मानना चाहिए कि खेल में नाम हम लोग का जो है पैरालंपिक वाले लोग ज़्यादा किए हुए, अगर देश प्रेम है तो। हॉलो बैक इज अनदर नेम फॉर, हॉलो बैक किसको कहते हैं मैंने पहले ही बता दिया है, लॉर्डोसिस को हॉलो बैक बोलते हैं, बैक में गड्ढा सा हो जाता है ऐसे करके, और हंच बैक कहते हैं ऊपर वाले को। और स्वे बैक जो है वो किसको कहते हैं, हंच बैक ऊपर कहते हैं, स्वे बैक भी नीचे वाले कहते हैं, हॉलो बैक भी स्वे बैक भी, उसके नीचे जस्ट आ ही गया, स्वे बैक भी लॉर्डोसिस को ही, हॉलो बैक भी स्वे बैक भी, याद रखिएगा हॉलो बैक और स्वे बैक दोनों लॉर्डोसिस को, और ऊपर वाले को हंच बैक, इसको काइफोसिस को। विच एक्सरसाइज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर समवन विथ काइफोसिस,
क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए आगे झुकने वाला एक्सरसाइज कीजिए तो और बढ़ जाएगा, आगे बढ़ना कीजिए तो और बढ़ जाएगा, इसीलिए नहीं करना है। 99 करेक्टिंग फ्लैट फुट रिक्वायर्स स्ट्रेंथनिंग विच मसल, इंट्रिंसिक मसल ऑफ द फुट को ठीक करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आपका ये फ्लैट फुट जो है ठीक होगा। द आसन, क्योंकि उसी की कमी से होता है फ्लैट फुट। द आसन वेयर द बॉडी रिजेंबल्स ए कोबरा, एक सांप की तरह उठते हैं एकदम फन लेके, तो दैट इज भुजंगासन, कोबरा पोज भी जो कहा जाता है भुजंगासन को। चलिए ताली बजाइए, आप लोग 100 तक पहुंच गए हैं। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्ध चक्रासन प्राइमरी यूज टू करेक्ट, अर्ध चक्रासन जो है प्राइमरी यूज तो किसको कैड कर लिए, तो काइफोसिस को। टू करेक्ट नॉक नीज ए पर्सन शुड परफॉर्म, नॉक नीज को ठीक करने के पर्सन को क्या परफॉर्म करना चाहिए, तो वृक्षासन भी कर अच्छा है ट्री पोज, क्योंकि उसमें भी घुटना ऐसे मुड़ता है, दूर जाता है। पद्मासन मैंने बताया ही था कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के होता है। हॉर्स राइडिंग जरूरी, तो ऑल ऑफ द एबव। प्लेसिंग अ पिलो, अब मैं ये मोबाइल दे रहा हूं किसी को कि जल्दी बढ़ाते जाएंगे तो जल्दी जल्दी मैं बोलता जाऊंगा ताकि जल्दी हो जाए इसका। 100 से आगे बढ़ेंगे हम लोग जल्दी जल्दी, तो जैसे से लास्ट आएंगे फिर आगे बढ़ा के नंबर याद रखिएगा। 103 यहाँ पे बस 103 को लाइए 3 तक। हाँ, प्लेसिंग ए पिलो बिटवीन द नी, तो नॉक नीच। अब इसलिए क्योंकि आपका अधिकतर चीज मैं बता चुका हूं, जहां कुछ नया तरह का लगेगा वो मैं रुकूंगा। प्लेसिंग गरुड़ासन ईगल पोज इज हेल्पफुल इन करेक्टिंग नॉक नीच, क्योंकि गरुड़ के आकार में आएंगे तो नॉक नीच को दूर करेगा। पश्चिमोत्तानासन इन्वॉल्व फॉरवर्ड बेंडिंग वाइल सिटिंग, पश्चिमोत्तानासन ऐसे जो झुके वो पादहस्तासन हो, वहीं बैठ के किए तो पश्चिमोत्तानासन हो गया। विच आसन ऑल्सो नोन एज बो पोज, बो पोज का मतलब, बो का मतलब धनुष, तो धनुरासन जो होता है पीछे से लेट के और धनुष जैसा हाथ पकड़ लेते लेट के प्रोन पोजिशन में, दैट धनुरासन। अब द प्राइमरी कॉज ऑफ लोडोसिस इन प्रेग्नेंट वुमेन इज शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे आगे अगर स्टमक बढ़ रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे बढ़ जा रही है। वज्रासन इज यूनिक बिकॉज इट कैन परफॉर्म, एक ही आसन है, देखिए याद देखिएगा। विच आसन कैन बी परफॉर्म जस्ट आफ्टर मील, तो एक आसन है, एक देखिए शवासन तो कभी भी कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी एक आसन जो पूछेगा तो उसमें वज्रासन लिखिएगा, क्योंकि वज्रासन फायदा करता है, शवासन फायदा नहीं करता, खा के लेट जाएगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी, लेकिन वज्रासन से डाइजेशन ठीक होता है। तो ये इसलिए इसको यूनिक आसन, वज्रासन यूनिक बिकॉज इट कैन बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द मील्स। विच कंडीशन वाज अनइवन शोल्डर हाइट, तो स्कोलियोसिस से क्या होता है, जैसे मैंने तो पुष्पा बन जाएगा, क्योंकि अगर कर्व हो गया तो एक कंधा आगे पीछे हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, मजनू भाई जैसे थोड़ा, क्योंकि वो तो स्टाइल में चलने के लिए ऐसा करते हैं। हंच ऑन द बैक इज विजिबल साइन ऑफ काइफोसिस, हंच बैक इसीलिए कहा था उसको। विच आसन इज कॉल्ड द व्हील पोज, व्हील मतलब होता है चक्र, तो चक्र आसन को व्हील पोज कहा जाता है। फॉर स्कोलियोसिस विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर रिकमेंडेड, स्कोलियोसिस के लिए किस टाइप का एक्सरसाइज होता है, तो एसिमेट्रिकल अपोजिट साइड होकर, जो मैंने कहा था ऊर्ध्वस्तुतानासन, अगर इधर से अगर मुड़ा हुआ है, थोड़ा इधर कंधा झुका हुआ है तो इधर झुकना है, और इधर कंधा अगर झुका हुआ है ऐसे तो इधर झुकना है, तो उसको कहा क्या आता है एसिमेट्रिकल, यानी अपोजिट साइड ऑफ कर्व। हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार्स हेल्प्स इन करेक्टिंग, हॉरिजॉन्टल बार जो है स्कोलियोसिस की फोर्स दोनों में मदद करता है, लेकिन स्कोलियोसिस नीचे हो चाहे ऊपर हो, अगर सीधा लटकेंगे तो भाग रीढ़ की हड्डी में सीधा पड़ेगा, तो खिंचाएगा सीधा। स्कोलियोसिस भी मदद करता है, लिखा हुआ नहीं लेकिन स्कोलियोसिस भी मदद करता है, किसी भी जब सीधा खींचेंगे आप तो सब चीज ठीक होगा। लैक ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन लीड्स टू विच डिजीज, तो लैक ऑफ विटामिन डी जो है चिल्ड्रन में क्या चाहिए, तो रिकेट्स के, विटामिन डी और फास्फोरस, विटामिन डी कैल्शियम फास्फोरस, ये 3 चीज याद रखिएगा, विटामिन डी कैल्शियम फास्फोरस ये तीनों जो है रिकेट्स के लिए। विच डिफॉर्मिटी मेक्स ए पर्सन वॉक विथ वर्डिंग गिट, तो नॉक नीच में टकराता है। स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग टाइम कैन लीड टू फ्लैट फुट। विच पोस्चरल इशू इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट बैक, तो फ्लैट बैक ये आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन एक जगह लिखा तो फ्लैट बैक भी कहा था स्ट्रेट बैक को, तो इसलिए वो जो पीठ एकदम सीधा सा रहता है तो वो। धनुरासन इज करेक्टिव मेजर फॉर, धनुरासन पीछे की ओर से की फोर्सिल और दोनों को ठीक करता है, क्योंकि पीछे और से ऊपर खींचते हैं तो नीचे और ऊपर दोनों पर दबाव पड़ता है, सिर पीछे की रहता है धनुरासन में। आप क्वेश्चन अगर याद रखेंगे धनुष जैसा पीछे की ओर मुड़े तो। द टेक्निकल टर्म फॉर फ्लैट फुट को
देखिए ये याद रखिएगा, क्योंकि टेक्निक अभी तक मैंने बताया था सिर्फ इसका किफोसिस और लोडोस का बताया था, और नीचे नॉक नीज और बोलेक्स का बताया था, लेकिन यहाँ टेक्निक टर्म है फ्लैट फुट का, उसको पेस प्लेनस कहते हैं। इसको याद रखिए, पेस यानी पैर का नीचे वाला भाग, प्लेनस प्लेन हो गया, पेस प्लेनस जो है फ्लैट फुट को। द करेक्ट बोलेक्स विच आसन शुड बी अवॉइडेड, करेक्ट बोलेक के लिए कौन सा आसन अवॉइड करना चाहिए? तो एक्सरसाइज दैट पुश नी फर्दर पार्ट, और दूर करने वाला नहीं करना चाहिए। बोलेक्स को ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं करना जिसमें और दूर, जैसे पद्मासन किया तो और दूर बढ़ जाएगा, तो वो नहीं करना है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होना था? 28 डे मैंने बताया ही है, 28 डे टू 35 डे, 35 डे से ज्यादा हो गया है, 28 डे से कम हो गया तो एबनॉर्मल है। मेनोपॉज टिपिकली ऑकर्स, मेनोपॉज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रुक जाता है वो अधिकतर 45 टू 55 इयर्स के एज की वुमेन के साथ होता है। विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एनर्जी, तो जो फॉलिकुलर फेज होता है ना, फॉलिकुलर फेज होता है जब जिसमें जस्ट खत्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो excessive exercise can lead the exercise induced amenorrhea due to low body fat and hormonal disruption। अगर बहुत ज्यादा बॉडी फैट कम हो गया, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन हो गया, किससे हो सकता है? तो एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से। आयरन डिफिशियंसी इन फीमेल एथलीट्स लीड टू एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी होगा तो एनीमिया हो जाएगा। विच सिम्टम इज एसोसिएटेड विथ एनीमिया, तो ये जब भी एनीमिया होगा तो आपको मालूम ही है ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ब्लड में आयरन का एक जो एटम है वो ऑक्सीजन के 4 एटम्स को कैरी करके ले जाता है। तो अगर आयरन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो एनीमिया होगा, एनीमिया होने से क्या होगा? थकान ज्यादा होगा, तो वही होगा। विच सिम्पटम्स एसोसिएटेड विद एनीमिया, तो फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, थकान जल्दी होगा, ब्रीदिंग तेज लेना पड़ेगा। द फीमेल एथलीट ट्रायल वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, देखिए मैंने पहले ही कहा था अमेरिका के एसोसिएशन था, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ACSM के द्वारा ही ये फीमेल एथलीट ट्रायल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। बोन डेंसिटी इज मेजर्ड विच स्कैन, तो डेक्सा स्कैन के द्वारा जो है, डेक्सा स्कैन के द्वारा, स्कैनर के द्वारा जो होता है स्कैन किया था बोन डेंसिटी। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस, आपको पता ही है कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, ये 3 मिलकर इस बोन का सारा काम करते हैं, इसलिए ये तीनों का नाम जहां भी रहेगा वहां देख लीजिएगा, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3। हाँ ये सीधा कीजिए मोबाइल को। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स इंक्लूड, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स इंक्लूड इंप्रूव्ड बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम। जब साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? जब स्पोर्ट्स में बच्ची जाती है तो उसका बॉडी इमेज सुधरता है कि हम भी है ठीक ठाक मजबूत, और सेल्फ स्टीम बढ़ता है क्योंकि हम भी एक्सरसाइज करते हैं और सभी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इन इंडिया द खेलो इंडिया प्रोग्राम एम्स टू इनकरेज स्पोर्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल, ये मेन काम है इनका। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग विच सोशल क्वालिटी, ये टीम स्पिरिट और कॉपरेशन को बढ़ाता है जो कि सोसाइटी में जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है। विच इंडियन फीमेल एथलीट इज नोन फॉर हर 6 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइटल्स, ये सब जानते हैं, इन पे पिक्चर बन चुका है, मैरी कॉम जी। द धिंग एक्सप्रेस क्यों कहते हैं कि धिंग जगह का नाम है जहां से ये आई है, हिमा दास, इसलिए उनको धिंग एक्सप्रेस इज द निक नेम ऑफ हिमा दास। जैसे पायली जगह का नाम तो पायली एक्सप्रेस कहा जाता था, उनको पीटी उषा जी को कहा जाता है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन विन 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक मेडल, जो कि मैंने पहले बता दिया, पीवी सिंधु जी का नाम जरूर इसमें आएगा। विच स्टेज नोन एज द स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी फीमेल एथलीट, हरियाणा में सबसे ज्यादा एथलीट निकली हैं जो नेशनल इंटरनेशनल में मेडल ली है। इन पर पिक्चर भी फोगाट सिस्टर्स पे बन चुका है। पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द 2020 टोक्यो ओलंपिक वाज अप्रोक्सीमेटली 49% करीब, यानी कि लगभग बराबर थे मेल और फीमेल, किसमें? 2020 टोक्यो ओलंपिक में 138 से। विच आसन हेल्प्स इन रिलीविंग मेंस्ट्रुअल पेन, तो एक होता बालासन। देखिए बालासन क्या होता है? जब हम वज्रासन में बैठे और लेट के आगे की ओर हाथ कर दिए तो वो हो गया शशांक आसन, और वहीं पर हाथ पीछे की ओर रिलैक्स हो गया, और ज्यादा रिलैक्स हो गए बच्चे की तरह एकदम, दैट इज बालासन। मैं इसमें आता हूं बालासन में, मुझे भी अच्छा लगता है, और आपको भी जब बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो सो के उठे और नींद पूरी नहीं लग रही है तो आप बालासन में या शशांक आसन रिलैक्स्ड हो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन भी सिर पर थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा जगते ही थोड़ा आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। एस्ट्रोजन डिफिशियंसी इन द फीमेल एथलीट ट्रायल लीड्स टू
रिड्यूस्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बोन, अगर एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी हो गई, मैंने क्या था, सब जुड़ा हुआ है, तो एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी हुआ, बस यहाँ रिड्यूस्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बोन हो गया, उसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया। द टर्म ट्राइड इन फीमेल एथलीट, ट्राइड मींस क्या है, 3 ट्राइड बना है, ट्राईपॉड पे भी मेरा मोबाइल रखा हुआ है जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा है। ट्राई मतलब तीन तरह का पैर, 3 तो ट्राई एंड 3, तो 3 कंडीशन है जिसके लिए फीमेल एथलीट ट्राइड है। सोशल प्रेशर ऑन फीमेल एथलीट रिगार्डिंग बॉडी वेट कैन लीड टू, तो होता है डिसऑर्डर ईटिंग। क्या सोशल प्रेशर है कि लड़की मोटी हो जाएगी तो शादी नहीं होगा, लड़की मोटी हो रही है, लड़की का जो फिगर ठीक नहीं है, तो ये सोशल प्रेशर है वो आपका डिसऑर्डर ईटिंग में आ जाता है, जहां पर 2 तरह के साइकोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर शुरू होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वसा, बुलिमिया नर्वसा। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन द होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, दिस मीन्स क्या होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, या 11 के फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे, इमोशनल ग्रोथ, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन में। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स द मोस्ट कंसेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फैट, ठीक है, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड, तो फैट। क्यों, अब देखिए, याद रखिए, कोई बोला नहीं कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स तो है, या मेन सोर्स नहीं पूछ रहा है यहां पर, कंसेंट्रेटेड सोर्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम जलता है तो आपका 4.3 कैलोरी जो देता है, लेकिन अगर फैट 1 ग्राम जलता है तो 9.1 कैलोरी जो देता है, इसलिए कंसेंट्रेटेड है। अगर आप इसको जो बायो वाले होंगे जानते होंगे इसको अच्छा से। वाटर मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो 60 to 70%, लेकिन ब्रेन में 80 to 90%, इसलिए जब भी आपका पानी कम होगा, आप सोचने की क्षमता कम होगी, इसलिए H2O हमेशा पीते रहिए। मैं बच्चों बोलता हूँ मुझे कि एक ही ब्रांड का ड्रिंक बहुत पसंद है, H2O ब्रांड का ड्रिंक, तो आप भी जो है कुछ और अगर ले रहे हो ड्रिंक तो उसको छोड़ के H2O ज्यादा लीजिए। विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, आपको मालूम होगा, और सारा जो है मैं 5 चैप्टर बताऊंगा तो याद भी करवा दूंगा कि कैसे टेक्निक से याद करना है, सारा विटामिन है, B1 B2 B3 का भी सारा का। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम डेली फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन 5 to 17 ईयर्स, तो 60 मिनट होना चाहिए मिनिमम WHO गाइडलाइन के अनुसार डेली फिजिकल, किसका, 5 to 17 ईयर्स, याद रखिएगा। Which postural deformity is characterized by an abnormal lateral curve of the spine, lateral curve and sideward curve होगा तो स्कोलियोसिस होगा। 148 पे लाइएगा। The female athlete triad includes which 3 interrelated conditions, तो ये याद रखिएगा, 3 चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर, ये 3 है। कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ देता है तो तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए आपको। ऑस्टियोपोरोसिस, उसका कॉजेज क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है, उसका जो है रेमेडीज क्या है, एमिनोरिया का भी, ईटिंग डिसऑर्डर का भी, कॉजेज भी, उसका मेन सिम्टम भी, और उसका कैसे आप ठीक कर सकते हैं। व्हाट इज एमिनोरिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ वीमेन इन स्पोर्ट्स, एमिनोरिया क्या है, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड फॉर 3, ये प्राइमरी है, सॉरी ये सेकेंडरी है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ 3 months और मोर, यहां पर चूंकि वही लिखा हुआ है तो सेकेंडरी वाला प्राइमरी भी लिख सकता था कि मिलाकर शुरू ही नहीं हुआ है अगर, तो फिर प्राइमरी में आ जाता है। गेनु वेलगम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी, तो ये है नॉक नीज। 151। अब देखिए, अब यहां से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना 151 से 170, ये 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेडली बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए और था ध्यान से लास्ट देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी कॉज ऑफ लॉर्डोसिस, तो ये है वीक एब्डोमिनल मसल एंड ओबेसिटी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गए, बोनस में आ गए, जो लास्ट तक 7 बने हुए थे उनके लिए। व्हाट इज द टर्म फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल इन द फीमेल, तो उसको क्या कहते हैं, तो मिनार्क कहते हैं, उसको याद रखिएगा, मिनार्क। द एडल्ट, अभी शायद गलती से मैंने उसको मेनपोज बोल दिया, मिनार्क फर्स्ट, मेनपोज जब रुक जाता है लास्ट में 45 to 55 ईयर्स में। फॉर एडल्ट्स 80 to 64 ईयर्स, WHO रिकमेंड हाउ मेनी मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू इंटेंसिटी, तो 150 to 300 पर वीक, 150 to 300 होना चाहिए, यानी आप 5 दिन में बांट लीजिए, 7 दिन तो करना भी नहीं है। हाँ, एरोबिक एक्सरसाइज हल्का, लाइट मॉडरेट एक्सरसाइज, एकदम लाइट, तो इंटेंसिटी वाला नहीं, लाइट और मॉडरेट तक आप हर दिन कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट के साथ इंटेंसिटी जोड़ दिया है तो वहां 150 300 5 दिन में कर लीजिए, क्योंकि 5 या मैक्सिमम 6, क्योंकि 1 दिन से 2 दिन होना चाहिए बॉडी को अपने सेल को जो टूट गया है एक्सरसाइज दौरान उसको रिपेयर करने के लिए। विच करेक्टिव मेजर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फ्लैट फुट, तो वॉकिंग ऑन हिल एंड टो, ये सबसे इफेक्टिव है, जिसका भी है जरूर किया कीजिए, हिल पे चला कीजिए, टो पे चला कीजिए, अपने आप मसल में प्रेशर पड़ेगा और ठीक होने लगेगा।
इन द फीमेल एथलीट ट्राइड ऑस्टियोपोरोसिस रेफर्स टू, तो लो बोन मिनरल डेंसिटी 156 पे आइए। विच आसन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर करेक्टिंग राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर जब आगे की ओर हो गया तो पीछे की ओर जाना है, तो गोमुखासन में क्या होता है, एक हाथ इधर से पीछे एक हाथ इधर से पीछे लेते हैं, तो जब इधर से लेते हैं इधर से तो कंधा दोनों पीछे पीछे खिंचाता है, तो वो जो है गोमुखासन सबसे बेस्ट है। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा कभी भी तो राउंड शोल्डर के लिए गोमुखासन डाल दीजिएगा। स्कोलियोसिस कैन बी इधर, स्कोलियोसिस सी से भी एस से दोनों होता है, तो बोथ ए एंड बी, मैंने पहले बता दिया है। Which mineral deficiency is specifically like to बोल लेग के द्वारा, देखिए मैंने कहा 3 चीज है, कैल्शियम, फॉस्फोर, विटामिन डी, कहीं भी डला हुआ है, बोलेक्स, रिकेट्स और ये नॉक नीज, हड्डी से रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी से रिलेटेड कोई भी चीज देगा, ये तीनों ऑप्शन में तो डाल दीजिएगा, दैट इज विटामिन डी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेट फुटप्रिंट टेस्ट, तो ये आप जानते हो, टू चेक द आर्क ऑफ the foot. 160. Disordered eating in the female athlete triad differs from clinical eating disorder because it is may involve unintentional low caloric intake for training needs. कभी कभी क्या होता है कि अनइंटेंशनली कम आदमी लेता है तो वो वहां पर डिसऑर्डर नहीं आएगा, जब इंटेंशनली उसमें जब जाने लगता है तब फिर आपका वो डिसऑर्डर में आने लगेगा, ईटिंग डिसऑर्डर में। Which posture deformity is characterized by the absence of medial longitudinal arc flat foot, ये पहले बता चुके लेकिन बार बार पूछता है इसलिए यहाँ लास्ट में डाल दिए है। Which deformity shows uneven shoulder height and lateral curvature of the spine, ऐसे झुक गया, scoliosis. Which component is not included in the female athlete triad, तो इसमें पहले से फिर से क्यों आ गया, क्योंकि बार बार रिपीटेड है, तो मैंने कहा था बोनस में वो सब क्वेश्चन रिपीट करेंगे जो बार बार आता है। 164 से लाइएगा। 164. Which physical activity intensity causes a large increase in heart rate and breathing, तो vigorous activity जो है वो इंटेंसिटी जो है लार्ज इंक्रीज इन हार्ट रेट और ब्रीदिंग लाता है, ये पहले ही बता चुके हैं आपको। Which activity is best classified as weight bearing, तो walking, Minark refers to, तो Minark refers to first menstrual cycle। 67. Which mineral is most important for bone strength in female, that is calcium। 168 लाइएगा। Which test is used to identify flat foot, तो weight footprint test। Which asana is known as the wheel pose, तो chakrasana। and last 170. The female athlete triad consists of how many interrelated condition, तो 3 है female athlete triad। अब लेकिन लास्ट सुन लीजिए, मैं इस बार पूरा लगा हुआ हूं कि अधिकतर बच्चे जो भी मेरे साथ बने रहेंगे वो जो है 70 आउट ऑफ 70 लाए थ्योरी में, कम से कम तो 68 69 70 में आए, क्योंकि जब आपको एवरेज ही रहना है तो बाकी सब सही है 65 70 लाने के लिए। इसमें थोड़ा सा मेहनत करें, जब आप 95 और 100% तक आ सकते हैं तो क्यों छोड़िएगा इसको। इवन की जो सिंपल स्टूडेंट है वो सब भी ला सकते हैं, तो सभी बने रहिए साथ में। इस बार मैं पूरे ध्यान से इसलिए वीडियो बना रहा हूं, कोई ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, कोई एफर्ट छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, ताकि आप लोग सभी जो है बेहतर कर सके। साथ बने रहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मंजिल मिल ही जाएगी, देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले, नहीं तो घर से निकलिए, यानी कि एफर्ट शुरू कर दीजिए आज ही से। और जो चीज मैंने इस बार का बनाया हुआ है मिस्टर 100% फिजिकल का प्लेलिस्ट, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। जो वीडियोज आपके लिए यूजफुल है उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए साथ बने रहिए। सबको धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।